जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, क्या वहां हिंदू होना गुनाह है? जिस देश में हिंदुओं की एक बड़ी आबादी हो, उसी देश में सिर्फ ये जानकर कि सामने वाला शख्स हिंदू है, क्या उसे गोलियों से भून दिया जाएगा? क्या इसी तरह से कायराना आतंकी जो है देश में घुसकर हमला करेंगे? इसी तरह से तरीके से जो है कायराना तरीके से वारदात होंगी? इन सब मसले पर जो है समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष हैं और इन सारे मामलों पर हम जो है इनसे जानकारी लेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है। अभी जो इतनी बड़ी देश में जो ये वारदात हुई है, तो आखिर अब वक्त क्यों लग रहा है अब जो है एक्शन लेने का, आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराने का? तो शुरुआत यही से करते हैं। पहले इस घटनाक्रम को जो है आप विस्तार से बताइए। देखिए, अगर इस घटने के बारे में बात करें तो ये जो घटना होती है, आप देखते हैं कि आर्मी यूनिफॉर्म में, अगर इसको क्विक हम लोग रिकैप करें जल्दी से, तो आर्मी के यूनिफॉर्म में जो आतंकी हैं वो आते हैं, आतंकी लोगों को रोकते हैं, उनका जो धर्म है वो पूछते हैं, और ये किस तरीके का आइडेंटिफिकेशन है मुझे नहीं पता, ये इससे पहले कब किया गया ये भी अपने आप में मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। बोलने से पहले भी और या सुनने से पहले भी दर्शकों को बड़ा अजीब लगेगा कि पैंट के नीचे कौन सा धर्म होता है। पैंट खोल करके चेक किया जा रहा है, हालांकि इस बात की अभी पुष्टि हो रही है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि पैंट उतार के चेक किया जा रहा है कि आप कौन से धर्म के हैं, और धर्म देखा जाता है, धर्म के हिसाब से लोगों को अलग किया जाता है और उन्हें भून डाला जाता है। सीधा साधा मसला ये है, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है क्योंकि इसके पीछे की जो प्लानिंग वो इतने दिनों से चल रही थी। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? उस समय हमारे इंटेल क्या कर रहे थे? उसी समय जब देश में जेडी वेंस आए हुए हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का यहाँ पे दौरा है, ये एक बड़ा सवाल कि इससे पहले भी जैसे मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप जब आए हुए थे, मतलब कोई न कोई जब विदेश से या कि कोई बड़ा हस्ती जब देश में आता है, उसी समय जम्मू कश्मीर में जैसे ऐसे कायराना हरकत जो है की जाती है। इसे कैसे देखते हैं? ये एक मैसेज, जियोपॉलिटिक्स की भाषा में अगर आप ये देखें तो ये एक मैसेज है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जहां इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को एंजॉय कर रहा है, जहां इंडिया में निवेश आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, वहीं पे अगर इस तरीके का मैसेज जाएगा कि इंडिया अभी स्टेबल नहीं है, इंडिया का एक प्रांत ऐसा है जो कि अभी स्टेबल नहीं है, तो जो बाहर बैठे लोग हैं, जो विदेश में बैठे लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत में निवेश करने से कतराएंगे। तो ये एक मैसेज देने की कवायद कि अभी भारत, जिसे आप बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, विकास कर चुका है, नहीं किया है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, ये भारत देश की जो सॉफ्ट पावर है, जो इमेज है, उसे गिराती हैं। और इसीलिए इस घटना में बहुत ज़्यादा मजबूत एक्शन की ज़रूरत है। इतनी मजबूत एक्शन की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक नसीर बन जाए और एग्जाम्पल एक सेट हो जाए, और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, शायद अब इससे बढ़ के आगे कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने जैसे जियोपॉलिटिकल का एक सवाल पूछा कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तब पता चलता है जब आप जो हमारे विदेशी, जो हमारे एलाइज हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जब आप उनका ट्वीट निकाल करके देखेंगे, जहां इजराइल बोलता है कि ये सीधा सीधा शब्द लिखता है टेररिस्ट, ये इस प्रकार की टेररिस्ट अटैक पे इजराइल भारत के साथ खड़ा है और इस पर एक्शन लेना चाहिए, इजराइल हर तरह से भारत की मदद करने के लिए तत्पर है, तैयार है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देखिए, उन्होंने भारत को सहयोग देने की बात कही है और किसी भी प्रकार की मदद के लिए वो खड़े हैं। वहीं आप यूएई का रिएक्शन देखिए, सऊदी अरब जहाँ पे पीएम मोदी खुद गए हुए थे, उन्होंने भी मिल करके जो है कि मोदी को आश्वासन दिया, पीएम को आश्वासन दिया कि किसी भी तरीके की मदद अगर चाहिए, सारे जितने भी देश हैं वो मदद की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन दो देश अगर आप मुख्य रूप से देखें, पाकिस्तान का तो इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा ही जा रहा है, लेकिन दो देश जो आप इसमें मुख्य रूप से देखेंगे, पहला ये कनाडा से हमारे रिश्ते इतने तो खट्टे नहीं हो गए थे कि वो व्यक्तिगत जब इस तरीके की समस्या हो, जब ऐसे टर्की जैसा देश जो कि इंडिया के अगेंस्ट जा रहा था, पाकिस्तान का एक एलाई है, टर्की में जब जिससे अब तुर्की कर दिया गया है नाम बदल के, तुर्की में अगर आप देखेंगे तो तुर्की में इस प्रकार की जो घटना है, उसको जो तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने भी, आप उनके ट्वीट देखिए, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो भी भारत के साथ खड़े हैं, वो इस चीज़ की निंदा करते हैं, टेररिज्म कोई मतलब सोल्यूशन वो नहीं है। लेकिन कनाडा की तरफ से आप देखेंगे तो कुछ भी ऐसा भारत को लेकर के एश्योरेंस नहीं मिला है, पहला। दूसरा,
अमूमन जब चाइना बात कर रहा है कि एशिया को अगर मजबूत बनाना है तो भारत के साथ मिलके काम करना है, भारत और चाइना हिंदी चीनी भाई भाई तो बहुत पहले चला था, आज फिर से चाइना उसी को पे जोर देने पे तुला हुआ है और शी जिनपिंग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता। शी जिनपिंग की तरफ से कोई भी मजबूत रिएक्शन नहीं दिखाई देता। तो अब जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको लार्जर पिक्चर दिखाई देगी। और लार्जर पिक्चर क्या है? लार्जर पिक्चर ये है कि पीओके में कुछ आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, उनको फंड किया जाता है। कहाँ से फंड किया जाता है, ये जब रूट तलाशेंगे तो वो मित्र मुल्क भी सामने आ जाएंगे और पाकिस्तान कहाँ से फंड लेकर के आ रहा है, पाकिस्तान को कौन फंडिंग कर रहा है। और मुनीर साहब जो जनरल हैं पाकिस्तान के, उनका थोड़े ही दिन पहले का आप एक बार भाषण सुनिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कश्मीर हमारा अंग है, कश्मीर से पे हम 1% पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीर को लेकर के उनके जो बयान थे वो वैसे भी चर्चा में थे, बहुत ज़्यादा विवादों में थे। और आसिफ मुनीर की जो बातचीत है उनके खुद के जो सेना के लोग हैं वो मानने से मना कर दिए थे। यानी कि उनका जो अविश्वास का माहौल है वो आर्मी में ही बढ़ गया था। और सबको पता है कि शैडो गवर्नमेंट कौन चलाता है पाकिस्तान में, वहाँ के प्रधानमंत्री। ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि शैडो गवर्नमेंट आखिर में चलाता कौन। जाहिर सी बात है वहाँ के जो आर्मी जनरल हैं, जब उनका इस प्रकार का बयान आ रहा है और उसके थोड़े ही दिन बाद भारत में घुस करके इस तरीके का कायरानापूर्ण हमला होता है, ये तो एक पक्ष है। अब इसमें अगर जियोपॉलिटिकल मसाले को देखा जाए, जो कि लार्जर पक्ष है, वो आप देखेंगे कि अमेरिका वर्सेस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कंपनीज जो चाइना है वो वहां से निकल के वियतनाम और या फिर वियतनाम से निकल के, क्योंकि वियतनाम अगर चाइना एक्सपेंड करेगा तो जाहिर सी बात है वो वियतनाम के ऊपर भी एक खतरा है। भारत एक बड़ा देश है, पास में है, और भारत के पास जनता है, लेबर पावर है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की पॉलिसीज हैं, कई चीज़ें भारत में मजबूत की जा रही हैं। तो वो सारा निवेश जो है वो भारत की तरफ आने वाला था, और ये आने वाला है, माफ कीजिएगा, आने वाला था नहीं। ऐसे जो घटना है ये चीजें रोक नहीं देती, ऐसी चुटपुट घटना जो है भारत ये रोक नहीं देती, वैश्विक पटल पर कमजोर नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये उसे कमजोर करने की जो कोशिश है, नापाक कोशिश इसी के, ये इस प्रकार की जो कोशिश है, ये ऐसा लगता है कि ये अब लगातार करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार की घटना लगातार हमें देखने को मिल सकती है अगर हमारा इंटेलिजेंस कहीं से कहीं तक चूकता है। जब आप देखेंगे कि इस प्रकार की बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं, भारत आने की कोशिश कर रही हैं, तो पड़ोस का देश जो कि आईएमएफ के फंड से बेल आउट ले रहा है, आईएमएफ के फंड पे जी रहा है, जो कि हर बार चला जाता है अपने पार्ट्स को रिपेयर कराने के लिए, पैसा मांगने के लिए पाकिस्तान चला जा रहा है, अमेरिका के पास चला जा रहा है, आईएमएफ के पास चला जा रहा है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के पास बार बार जा रहा है, सऊदी के पास जा रहा है कि 6 बिलियन दे दो, 5 बिलियन दे दो। तो जो पैसे मांग करके अपना देश चला रहे हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल ये है कि हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेंगे। आप देखे होंगे कल जैसे ही ये खबर जो है पूरे देश में आग की तरह फैली, उसके बाद में आनन फानन जो है गृह मंत्री अमित शाह का शेड्यूल एकदम तय हो गया, वो कश्मीर के लिए निकल लिए। और आज उन्होंने जिस घटना वहां पे जाकर घटना स्थल का बाकायदा मुआयना किया। पीएम मोदी जो है बाकायदा अपना वहां पहुंच चुके थे, वहां पे उनका आवभगत हो रहा था, स्वागत सत्कार हो रहा था, लेकिन वो तुरंत स्वदेश वापस लौट आए। तो अब जो जिस तरह से अब यहाँ जो सेना है, सेना के लोग हैं, और भी जिस तरह से जो है बाकी लोग हैं, है ना, सुरक्षा के से जुड़े हुए जो लोग हैं, वैसे हाथ में हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेंगे। इसे कैसे देखते हैं? हाई लेवल मीटिंग को आप जो है जरा समझाइए। ये इसको ना बहुत आसान भाषा में समझने की जरूरत है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ये कि पीएम मोदी जब स्वदेश वापस आते हैं, आप एक बार उस मैप को देखिए जिस मैप से वो वापस आते हैं। सऊदी जब आप भारत की तरफ आ रहे हैं तो बीच में पाकिस्तान पड़ता है, तो आपको पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करना पड़ता है वापस आने के लिए, जो कि एक अगर आप एक पैसेंजर फ्लाइट और इसके थ्रू आप जा रहे हैं तो आपके पास परमिशन होती। लेकिन पीएम का जो रूट था वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को अवॉइड करके बनाया गया। यानी कि जो पीएम का विमान आया है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से होके नहीं आया इस बार। एक तो इसी का एक साफ मैसेज समझा जा सकता है, शायद उसी रास्ते से थे जी। वापसी जो हुई है वो दूसरे रूट से हुई है। फिर आपने अमित शाह के बारे में पूछा कि आनंद फानन में अमित शाह गए। उसी समय अमित शाह का एक ट्वीट भी आप देखेंगे, उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने ये ब्रीफ किया है, यहाँ का सिचुएशन ब्रीफ किया है, और वो उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के कारण उन्हें अचानक से निकलना पड़ा ग्राउंड के लिए।
जहाँ पे ये गुस्से घटना में हुई, थे वो, जहाँ पे घटना हुई, आप उसमें आप नोटिस करेंगे उन जिस तेजी से वो भागते हुए प्लेन के अंदर गए, वो जो चार्टर प्लेन खड़ा था, ये जो विजुअल है, जो वायरल विजुअल है, वहाँ पे आप देखेंगे गृह मंत्री भागते हुए उसके भीतर गए हैं। और जब से वो गए हैं मीटिंग पे मीटिंग वहाँ पे ले रहे हैं, एलजी के साथ में उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं। बाकी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। आप पूछेंगे मीटिंग का जो आउटपुट है, क्या होगा, उस मीटिंग का आउटपुट क्या होगा। आप मीटिंग का आउटपुट अगर आपको समझना है तो एक बार आप जो घटना का क्रम है फिर से रिविजिट कीजिए। जब अभी जेई मेंस का रिजल्ट आया है, जेई मेंस के रिजल्ट में जैसे हमारे आपके जैसे सामान्य परिवार से आने वाले जो लोग हैं, इनके यहाँ जो बड़े प्रतिष्ठित संस्थान है वहाँ पे एडमिशन कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ठीक ऐसे ही कपल थे जिनका बालक 97 परसेंटाइल जेई मेंस में लाता है। उन्हीं की वीडियो हम लोग देख रहे थे, वायरल वीडियो है ना, जिनका हम आखिरी वीडियो जिन्होंने पोस्ट किया था कि उनका बालक जो है वो 97 परसेंटाइल लाता है। 97 परसेंटाइल लाने के बाद वो लोग वहाँ पे छुट्टी मनाने गए थे। उन्हें उन दंपत्ति को पकड़ा जाता है, उनकी पत्नी के सामने उन्हें भून दिया जाता है और पत्नी बोलती हैं कि इन्हें क्यों मार रहे हो, मुझे भी मार दो। वो बहुत पीड़ादायक गीत होती है, मतलब मुझे भी मार दो, मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहे हो। तो बोलते हैं तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम मोदी को जाके बताओगी कि कैसे मारा है। इस तरह का हमला और इस तरह से सीधे कहा जाए, इतना सुकून से मारा जाए, पैंट उतार कर देखा जाए और फिर उसके बाद सीधे ये कहा जाए कि आपके यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो आपके यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सीधे आप मोदी को बताइए। इस तरह का मतलब पहले आप कभी ऐसा कोई घटना जिससे आपको याद हो कैसा हुआ हो? हाल फिलहाल में ये सबसे बड़ी ऐसी घटना है। पहले भी पुलवामा हुआ, सीधे ये टारगेट करना कि जाके डायरेक्ट सिविलियंस को टारगेट करना, ये अपने आप में बहुत ही विभत्स घटना है, बहुत बड़ी घटना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितना हमें इस समय सपोर्ट चाहिए, जितना हमें बात करनी चाहिए और जो एक्शन लेना चाहिए वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। माना कि गुस्सा है, हमारे अंदर भी गुस्सा है, आपके अंदर भी गुस्सा है, जो लोग आज सड़कों पे उतरे हैं उनके भीतर भी गुस्सा है, सब लोग गुस्से में। और ये जो मैसेज है कि मोदी को जाके बता देना, ये गुस्से को उकसाने वाला मैसेज है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ऐसा बोला गया, उन तक ऐसा संदेश भेजा गया सिर्फ इसलिए कि आप आनन फानन में कोई कदम उठाएं। और अगर आप सैटेलाइट व्यू देखेंगे पाकिस्तान का तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने जो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको स्टेबल कर दिया है, रेडार्स को अपने एक्टिव कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान के ज़्यादातर जो सैन्य हथियार हैं उन्हें आप देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आ चुके हैं एलओसी के पास में। उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है जंग की बिल्कुल वो स्मॉल स्केल वॉरफेयर चाहते हैं। और ये स्मॉल स्केल वॉरफेयर मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो परमाणु की धमकी बार बार देते हैं, इंडिया भी एक न्यूक्लियर नेशन है, उनके पास भी परमाणु हथियार है, जाहिर सी बात है। रशिया यूक्रेन का हमारे पास एग्जाम्पल है, इतने दिन से युद्ध हो रहा है लेकिन अभी तक परमाणु का इस्तेमाल नहीं हुआ। इजराइल के पास खुद में परमाणु हथियार हैं, वो भी कैपेबल है, लेकिन अभी तक हमने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं देखा है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के केस में ये चीज़ तय नहीं था। लेकिन स्मॉल स्केल वॉरफेयर, आतंकी घटना, सेना को अपने बचा के रखना आतंकियों के थ्रू, टीआरएफ के थ्रू, टीआरएफ के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, टीआरएफ का जिक्र है ना। इनके बारे में जो इतनी चर्चा हो रही है वो कारण ही ये है कि लश्कर तोयबा के ऊपर जब सैंक्शन लगा तो उन्होंने एक शैडो, एक होता है ना कि जब आपकी कंपनी के ऊपर छापा पड़ा, आपकी कंपनी रुक गई, बैन कर दिया गया। हाँ, आपको बैन कर दिया गया तो आप दूसरे नाम से नई कंपनी चालू कर दो। तो उसी के जो मेंबर्स थे उन्होंने टीआरएफ को चालू किया। और टीआरएफ जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उग्र, और ये इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये काफ़ी स्किल्ड होते हैं। इनके बारे में जितना भी कुछ डेटा सामने आ पा रहा है वो बहुत ही इनकी जो ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल आर्मी वालों जैसे होती है। इनका खुद का अपना इंटेलिजेंस होता है, इनके पास सारी जानकारियाँ होती हैं, इकट्ठा होती हैं, और जाहिर सी बात है ये इंडिपेंडेंट ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते किसी प्रोफेशनल मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग। यानी कि सीधा सीधा अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस चीज़ में इन्वॉल्व है और ये साबित करने में हमें थोड़ा वक्त लगता है, तो ये अपने आप में एक, लेकिन साबित हो जाता है। आप देखिए जितने भी जो है आतंकी हमला हुए हैं उनका कनेक्शन जो है बाकायदा साबित हुआ है।
कहां से कैसे प्लानिंग की गई, कहां से क्या सारी चीजें की गई, वो पूरा जो है वो जांच में सामने आ जाता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान का हमेशा से यही काम रहा है कि वो मुकर जाता है, पूरी तरीके से मुकर जाता है। वो तो अपने कारगिल युद्ध के बारे में कौन जो है कि नहीं जानता कि अपने जो सैनिक मरे थे उनकी डेड बॉडी भी वापस लेकर के वो नहीं गए थे, या फिर जो सरेंडर हुआ है वो भी उनके यहाँ की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। 93,000 सरेंडर बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी फिलहाल जो हालिया वक्त है इसके बारे में अगर बात करें कि अगर ये इस तरीके से जो भड़काया जा रहा है, क्यों भड़काया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाएगा तो इंडिया हो सकता है। अभी जिस तरह से तनाव है, इतनी बड़ी घटना घाटी में हुई, जम्मू कश्मीर में ये घटना, उसके बाद जिस तरह से मैसेज जो लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, एक बार आप उनका विड्थ देखिए। प्रधानमंत्री कहीं दूर थे, उन्हें वापस आना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, इसे हम लोग बहुत छोटी घटना भी नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री का उस मीटिंग में होना, अजीत डोभाल का उस मीटिंग में होना, रक्षा मंत्री का उस मीटिंग में होना, आईबी और हमारे जो इंटेलिजेंस की जितनी भी विंग्स हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, जो उनके लीडर्स, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो उनके एक जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं, है ना, वो अपना इनपुट लेकर के वहाँ बैठे हुए, प्लानिंग हो रही है। और जाहिर सी बात है इसमें सेना को भी लूप में लिया गया है। तो जो एक्शन लेने की तैयारी है, और अभी तक में जो एक क्रोनोलॉजी गवर्नमेंट की रही है कि छोटी से भी ऐसे कायराना पूर्ण हमले पे बहुत जोरदार जवाब दिया है, तो जाहिर सी बात है एक्शन तो होगा। बस उसका जो स्केल है वो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। और अगर सॉफ्ट पावर की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान को फिर से IMF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर से पाकिस्तान के पास जो फंड्स हैं उसकी कमी आने लगेगी। लेकिन इससे क्या जस्टिस मिल पाएगा? बड़ा सवाल ये है। और जो POK का मसला है, क्या ये वंस एंड फॉर ऑल एक बार में, एक झटके में ये खत्म किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो POK का मसला है ये जब तक बना रहेगा तब तक इस प्रकार के जो हमले हैं ये हम लोग को देखने को मिलेंगे। अगर इसे तत्काल रूप से किसी ऐसे बिना, एक होता है ना प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत, अगर इस तरीके का कोई भी प्लानिंग और स्ट्रेटजी की तरफ बिना जल्दबाजी किए कोई लॉन्ग टर्म अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में, या फिर बीजेपी बार बार इस चीज़ को बोलती भी है कि POK को हम अपनाएंगे, और हमें इसके रिजल्ट भी दिखाई देते हैं। 370 हो, राम मंदिर हो, कई चीज़ें जहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्टो के हिसाब से एक क्रम देखा गया है। और उसी तरीके से POK की जो बारी ये बहुत नज़दीक है कि POK पे भी भारत, जो एक भारत का एक अभिन्न अंग है, वो भारत में पूर्ण रूप से। देखिए, वापस हम जियोपॉलिटिक्स पर आते हैं। अमेरिका का रुख आपने देखा, रसिया का रुख आपने देखा, है ना, चाइना जिसका जो है कोई जिक्र इस मामले को लेकर अब तक जो है सामने नहीं आया उस तरह से जिस तरह से बाकी देशों का आया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी जो तनाव देखने को मिल रहा है, उसमें अगर वॉर होता है, इधर से अगर चाइना भी दबाव देता है, तो उसमें रूस का क्या रुख होगा, इसे जरा समझाइए। देखिए, ये व्लादिमीर पुतिन की ट्वीट से भी ये क्लियर हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने या फिर रशिया को आप बोलो कि रशिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचने की पेशकश की थी। ये एक तरीके का एक मूव होता है कि अगर भारत अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हम कुछ हथियार सप्लाई करें जिससे भारत चेक में रहे। लेकिन जब होता है ना कि जब आपका अगर असली दोस्त है तो आपकी मजबूरी में, जब आपके दुखद दिन चल रहे हैं, तो उस समय उसको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। तो व्लादिमीर पुतिन का जो ट्वीट आया बहुत पहले आया और बहुत सकारात्मक आया। वो भारत को हर तरीके की मदद के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, और रशिया हमेशा से इस मामले में भारत का बहुत पुराना और बहुत भरोसेमंद एलाई रहा। तो रशिया का इस मामले में जो स्ट्रॉन्ग एक तरह से रुख बोला जाए वो भारत की तरफ ही है। और जहाँ तक बाकी के जियोपॉलिटिकल लीडर की बात की जाए कि भारत के पक्ष में कौन कौन हो सकता है, भारत के पक्ष में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस समय भारत के पास में, वो ये है कि USA और रशिया, ये दोनों जो बड़े जायंट हैं, ये दोनों इस समय भारत के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो चाइना है, जिसे ट्रेड वॉर में एक बहुत बड़ा घाटा दिखाई दे रहा है, अगर इंडिया, जैसे इंडिया ने अभी थोड़े ही दिन पहले, जैसे अमेरिका ने एक सैंक्शन लगाया, टैरिफ लगाया, रिवर्स टैरिफ लगाया, तो इस कारण से क्या हुआ कि जो उनकी ट्रेड डील थी, जो उनका एक ट्रेड है इंडिया, अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड है, उस पर भारी इम्पैक्ट पड़ा। और जाहिर सी बात है, जो अमेरिकी नागरिक हैं वो चाइनीज़ सामान जितना ज़्यादा खरीदते हैं, चाइनीज़ उतना अमेरिकी सामान नहीं खरीदते, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट बोलते थे।
है ना। तो अब भारत के साथ भी जो चाइना का ट्रेड डेफिसिट है, ये बहुत ज़्यादा है। और इसी एवज में भारत ने भी जो है कि एक टैरिफ अभी चाइना पे लगाया था, थोड़ी ही दिन पहले की ये बात है। तो अगर चाइना को भारत जैसा मार्केट, अगर भारत को ग्रो करता हुआ आप देखेंगे, भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, भारत में अगर फैक्ट्रीज लगेंगी, भारत में रोजगार बढ़ेगा, भारत अगर डेवलप होगा तो एक पावरफुल नेशन आपके बगल में डेवलप हो जाएगा, जो कि हमेशा आपको चेक में रखा है। यूएसए की भी लॉन्ग टर्म यही पॉलिसी रही है कि इंडिया को अगर आप मजबूत करोगे तो चाइना चेक में रहेगा। तो चाइना को कभी भी जो होता है ना कि एक्सपेंड करने की जो उनकी नीति है, जो छोटे मोटे देश को हमेशा बुली करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो चाइना करता रहता है हमेशा से, ये उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे अगर इंडिया स्ट्रांग रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे भारत की मजबूती भी दिखती है, मजबूती दिखती है। और साथ में जो भारत में निवेश हो रहा है, इस निवेश को जारी रखते हुए गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा। ये बात तो साफ है देखिए कि इस तरह के नापाक मंसूबे आप कितना पहले से करते आ रहे हैं, तब भी भारत मजबूत था, आज भी भारत मजबूत है और भारत लगातार मजबूत हो रहा है। तो ये थोड़ी समय के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि एक मैसेज देने की, आप मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मात्र मैसेजिंग ही होगा। ये इससे कोई बड़ा असर हिंदुस्तान को होने वाला नहीं है, लेकिन इस तरह के हमले जो है वो दिल दहलाते हैं। लेकिन मैसेज तो आपने एक दिया, लेकिन जो एक्शन होगा वो शायद आपको एक परमानेंट जैसा कुछ सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आए, जैसा लोग भी उम्मीद कर रहे हैं और हम भी उम्मीद कर रहे हैं। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, इस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए अपने एलाइज को अपने साथ में ले करके जो एक्शन है उसे तो लेना ही पड़ेगा। सीधा का सीधा पीएम का नाम लेकर के बोला गया है, जाओ जाके मोदी को बता देना। वापस उस घटना पर आते हैं। प्रत्यक्ष आप जम्मू कश्मीर में रहे हैं, आप बताइए कि वहाँ के लोगों को आप मिले हैं, उनसे समझते हैं उन लोगों को। देखिए जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पे सेना के जवान भी हैं, वहाँ पे पुलिस भी है ना, वहाँ पे केंद्र का भी जो है एक पावर है, केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से जो है बंदूक बंद जो है लोग आते हैं और आधे घंटे का समय लेके तकरीबन घंटों तक रुकते हैं और इत्मीनान से लोगों को मारते हैं, पकड़ पकड़ कर मारते हैं और आधे किलोमीटर दूर तक आवाज गूंजती है। हम सोशल मीडिया में जो है वीडियो देख रहे थे, खंगाल रहे थे, इतनी तेज तेज गोलियों की जो है आवाज सुनाई देती है। तब तक कोई नहीं पहुंच पाता। कम से कम अगर ये होता कि 1-2 आतंकियों को मार कर गिरा दिया जाता है। तो मतलब क्या इतना आसान है वहां पे ये सारी चीजें हो जाना? क्या इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे? आपको क्या लगता है? देखिए इसमें दो सवाल आपके निकल के आते हैं। पहला ये कि लोकल सपोर्ट क्या उन लोगों को मिला, और दूसरा ये कि जवानों ने काउंटर क्यों नहीं किया या फिर उनसे मुठभेड़ क्यों नहीं हो पाया। मतलब देश के हर नागरिकों का ये सवाल बनता जा रहा है। गुस्सा देखिए सोशल मीडिया में लोगों का, या फिर लोग जो कह रहे हैं कि अब हमें बदला चाहिए। मतलब हमें इसमें जो 2 सॉल्यूशन मतलब कि जो आपने 2 सवाल पूछे हैं उसके 2 जो जवाब है वो ऐसे निकल के आते हैं। पहला ये कि जाहिर सी बात है लोकल सपोर्ट उन्हें मिला, और जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आर्मी तुरंत क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पाई, ऐसे तो ऐसे मामलों में जो तुरंत बिल्कुल ऐसे मामलों में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तुरंत होता है, लेकिन आप वहाँ पे जब उस घटने को आप देखेंगे तो वहाँ पे वो बंधक जैसी स्थिति थी। और उनकी जो प्लानिंग थी, आप देखिए ना, आर्मी की यूनिफॉर्म, वही गाड़ी जो उनके पास ऑटोमेटिक थी वो ठीक उसी तरीके की। तो उनकी जो प्लानिंग थी, ये घटना इतनी बड़ी घटना हो कैसे पाई? क्योंकि जो प्लानिंग थी वो बहुत माइक्रो लेवल पे की गई थी। उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनका जो पर्सनालिटी है, वो सारी चीज़ें पहले कुछ समय तक जब चेकिंग चल रही, जब आपका धर्म पूछा जा रहा है, तब तक तो रूटीन चेकअप जैसा मामला है। आपने बोला जैसे कि जब मैं जम्मू में रहा हूँ काफ़ी समय तक, और मैं वहाँ पे ऐसे समय पे मैं देखता हूँ, मैं भी जब पहली बार गया था तो बीच सड़क पे एक जवान खड़ा था, वो बंदूक लेकर के ऐसे ऐसे मॉनिटरिंग कर रहा था चारों तरफ घूम के। तो मैं क्योंकि नॉर्थ तरफ से गया था और मैं इसके पहले कभी वहाँ गया नहीं था, तो जब मैं वहाँ पे था, मैं सामने देखा तो मुझे खुद ऐसा लगा कि ये कुछ क्या हमला हो गया क्या हमारे बस पे, या ऐसी कुछ बात हो गई क्या। तो आसपास के लोगों ने बताया कि ये यहाँ पे नॉर्मल है। तो वहाँ के लोगों का आर्मी यूनिफॉर्म में किसी को देखना, हथियार लेकर के देखना, ये बहुत सामान्य है। जो चेकिंग है ये भी बहुत सामान्य है। तो कुछ देर तक
लोगों का ये लगना कि ये आर्मी चेकिंग हो रही है या इस प्रकार की चीजें, कभी तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। मदद करने की भी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई, ऐसा भी हमने जो है बिल्कुल अब मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प बोल रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था, कोई आ नहीं पा रहा था। जाहिर सी बात है कि वो लोग जो है पूरी प्लानिंग से माइक्रो लेवल पर उन्होंने प्लानिंग की, फिर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन बावजूद इसके वो वहां पे 2000-3000 लोग थे, जमा थे। वो एक टूरिस्ट प्लेस है, इतनी खूबसूरत पिक्चर्स जो है सामने आ रही है। देखिए अमूमन मिनी स्विट्जरलैंड उसे कहा जाता है। अमूमन इसमें दो चीज है, एक तो जैसे कि वो अमरनाथ यात्रा के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और वो साउथ कश्मीर का हिस्सा है, ये समझने की जरूरत है। साउथ कश्मीर में इतनी इंसर्जेंसी नहीं है, इतनी आतंकी जो घटनाएं हैं वो नहीं होती, वो एक सेफर साइड माना जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड ऐसी नहीं बोलते उसे, वहाँ की वैलियाँ वास्तव में बहुत खूबसूरत है। नॉर्थ कश्मीर में ये जो समस्याएं हैं, ज़्यादातर जो एक्टिव समस्याएं हैं नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में इस टाइप की जो समस्याएं हैं ये नहीं। तो जाहिर सी बात है, एक तो अप्रत्याशित है, इसीलिए इतना बड़ा घटना कर पाए। प्लानिंग है, वेल प्लान्ड तरीके से वो आए, और जो ये प्लानिंग है वहाँ पे डिसिप्लिन का ध्यान, जैसा हमने बोला कि उनकी जो तैयारी हुई थी, उनकी जो तैयारी है, उनकी जो बातचीत है माइक्रो लेवल पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पूरे घटना को, या फिर आप कहीं पढ़ेंगे सुनेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वेल ट्रेंड सोल्जर थे वो जो टेररिस्ट आए हुए थे वो वेल ट्रेंड सोल्जर थे, उनकी ट्रेनिंग हुई है प्रॉपर। और ऐसे जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जब तक इन्हें खत्म ना कर दिया गया। सवाल तो ये भी है कि गायब कहाँ हो गए, अब उनकी गए कहाँ? बिल्कुल, वो अचानक से गायब हो गए, और जाहिर सी बात है इसी की खोज चल रही है। वहाँ पे सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और आर्मी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सारे के सारे लोग एक्टिव हैं, और जितनी जल्दी वो पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी उनका हिसाब होगा, और जो सबसे बड़ा हिसाब, इस विचार को प्रमोट करने वाले, इसको भेजने वाले, जो इनके सरगना हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक्शन वहाँ लेना पड़ेगा। देखिए, ये तो घटना है, कहीं भी हो सकती है। जब अमेरिका जैसे देश में जो है आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है कि जैसे अमेरिका पर जब आतंकी हमला होता है, किसी भी देश को जब किसी भी देश से खतरा नजर आता है, जब वो एक शक्तिशाली देश रहता है, तो किस तरह से एक्शन लेता है ये आपने देखा है। अफगानिस्तान से कुछ आतंकी जाकर अमेरिका में हमला करते हैं, और अफगानिस्तान का अमेरिका ने क्या हश्र किया ये कौन नहीं जानता, कौन नहीं देखा। रूस को जो है यूक्रेन से जरा खतरा लगता है कि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल हो जाएगा, हमारे सिर पर वो देश है, हमारे बाजू में वो देश है। यूक्रेन का रूस ने क्या हश्र किया ये कौन नहीं जानता। तो आपको नहीं लगता कि अब कितना आतंकवाद और ये दहशतगर्दियों को ये देश सहेगा, निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे। अब कुछ बड़ा चाहता है देश, सब आपको नहीं लगता? बिल्कुल ये बड़ा ही जो एक कवायद चल रही इतने सालों से, 47 हम लोग आज़ाद हुए, और तब से लेकर के आज तक ये चीज़ें चल रही हैं, और कारण बार बार एक निकल के आता है पीओके। जैसा मैंने पहले भी बोला कि इस चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन यही निकल के आ सकता है कि जो पीओके का मसला है इसे परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाए। अब ये शट डाउन करने का तरीका मौजूदा हुक्मरान के हाथ में है, और गवर्नमेंट इसको लेकर के काफ़ी बुलिश है, काफ़ी पॉजिटिव है कि उस हिस्से को अपने यहाँ मिलाएंगे। अभी तक जो हमारी नीति रही है वो बहुत प्यार से, बहुत सहला करके रही, लेकिन अब जैसा हम लोग डायलॉग में, स्टेटमेंट्स में और रैलियों में सुनते हैं कि ये नया भारत है, ये सहता नहीं है, ये झुकता नहीं है, डरता नहीं। तो इस नए भारत की जो नींव है रखने का जो समय है, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रुक करके प्लान करके, जिस तरीके से प्लान होकर के ये हमला हुआ है, इसी तरीके से प्लान करके एक जवाब देना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने यहाँ निवेश को ध्यान में रखते हुए, भारत में जो रोजगार के अवसर हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकालना ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है, अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है और बार बार आप दवाई ले रहे हैं और ज़रूरी है सर्जरी की, तो आपको सर्जरी करा ही लेना चाहिए। तो एक कठिन स्टेप होगा, और सर्जरी की ज़रूरत है, और सर्जरी होना चाहिए। तो देखिए, ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, किस तरह से इस कायराना हमले में जो निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, ये हम सब ने देखी। ये हत्याएं दिल को झकझोर रही है। और आप क्या सोचते हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए, हमें कमेंट में बताइए। और देश जो है इस समय जो एकजुट है, और इस आतंकवाद के खिलाफ कैसी लड़ाई होनी चाहिए, ये भी आप अपने राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।